सेकंड पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम मी क्यू को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गई थी। वो अपने डॉग को थोड़ा सा प्यार करने के बाद जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड और उसका भाई वियर्ड सा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। उसकी फ्रेंड ओंजू उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, पर मी क्यू उसे कहती है कि यह मेरा सोने का टाइम है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका भाई हान गियूग उसे कहता है कि थोड़ी देर तो रुक जाओ, हम दोनों तुम्हें चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। और ओंजू भी कहती है कि तुम्हारी कंपनी बंद होने वाली है तो तुम इतनी जल्दी क्यों सोने जा रही हो, कल के काम की टेंशन मत लो, आज हम एंजॉय करते हैं। और वो दोनों फिर डांस करने लग जाते हैं। ये सब सुनकर मी क्यू बहुत हैरान हो जाती है। वो सबसे पहले जाकर लाइट्स ऑन करती है और फिर उनसे पूछती है कि तुम लोगों को कैसे पता कि मेरी कंपनी बंद होने वाली है, एम्प्लॉइज के अलावा ये बात किसी को नहीं पता। इस पर ओंजू उसे सच बता देती है कि हान गियूग ने ये वनहम स्टॉक्स होल्डर फोरम पर देखा था और इसने उनके स्टॉक्स भी खरीदे हैं। ये सुनकर हान गियूग उसे कहता है कि तुम इतनी अनग्रेटफुल क्यों हो। तो ओंजू कहती है कि हमने वनहम को बॉयकॉट करने की कसम खाई थी, ये हमारी फैमिली के दुश्मन को अपने पैसे कैसे दे सकता है। इस पर जी गियूग कहता है कि कौन सी फैमिली, तुम तो मेरी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो। और फिर मी क्यूग से बहुत ही प्यार से कहता है कि तुम्हें तो पता है कि जिस भी स्टॉक को मैं हाथ लगाता हूँ वो पत्थर बन जाता है, और तुमने तो देखा है कि पिछले जितने भी स्टॉक्स मैंने खरीदे थे वो सारे ही क्रैश हो गए हैं। इसलिए मैंने वनहम के स्टॉक्स तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए खरीदे थे। अब जब मैंने उनके स्टॉक्स खरीद ही लिए हैं तो बस देखना ये है कि वो कब नीचे गिरेंगे। ये सब सुनकर मी क्यूग उससे कहती है कि मेरा दिल तो तुम्हें बहुत पीटने का कर रहा है, पर अभी मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है। और फिर सोफे पर लेट जाती है। ओंजू और जी गियूग उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम्हें वनहम के लिए जॉब नहीं करनी चाहिए। वो उसे ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए नई जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। पर ये सब सुनकर मी क्यूग फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों कितने अननोइंग हो, और वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देखकर ओंजू कहती है कि जब ये स्मोकिंग करती थी तो थोड़ी सी अच्छी थी। उधर हम देखते हैं कि मी क्यूग बेड पर लेटी हुई थी और एक पुराना सीन याद करती है। यहाँ सियुगी किसी से फोन पर बात करके मी क्यूग और सियुगी को बताती है कि वो लोग पूरी तरह से सनी ईओ फूड को अक्वायर कर रहे हैं और अब वो सिर्फ वनहम का F&B डिपार्टमेंट बनकर रह जाएगा। ये तो तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है, तुम लोगों को इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा और तुम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस पर सियुगी पूछती है कि क्या किसी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो सियुगी जवाब देती है कि वो एम्प्लॉइज को भी खरीद रहे हैं। और फिर मी क्यूग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना जो हुआ था जब तुमने वनहम छोड़ा था। तो इस पर मी क्यूग कहती है कि हाँ, ये कोई बिग डील नहीं है मेरे लिए प्रेजेंट में। इसी कारण से मी क्यूग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी बाइसिकल पर अंधेरे में अपनी लैब पहुंच जाती है। लैब में आने के बाद वो कहती है कि मुझे उन वनहम के जर्क्स की नहीं परवाह, मुझे बस मरने से पहले पोटैटोज उसको अपने नाम करना है। और फिर इसके बाद एक एक करके सभी पोटैटोज के पौधों को ऑब्जर्व करती है और उनमें जो भी चेंजेस आ रहे थे उन्हें अपनी डायरी में लिख लेती है। इसके बाद हम बेकहो को देखते हैं जो अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था। वहाँ वो सुनियो फूड के डिपार्टमेंट्स को चूज कर रहा था कि किस डिपार्टमेंट को रखना है और किसी कंपनी से निकालना है। वो न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने वाले डिपार्टमेंट को तो निकाल देता है, पर पोटैटो लैब पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है और फिर कहता है कि उन्हें पोटैटोज के लिए लैब भी चाहिए। इसके बाद सीन सीधा 3 हफ्ते बाद पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि पोटैटो लैब के सभी एम्प्लॉइज वनहम रिटेल आए थे। वहाँ जूंग ही मी क्यूग से कहता है कि क्या ये सब ठीक है, तो मी क्यूग कहती है कि इसमें बुरा किया है। तो जूंग ही कहता है कि हम सिर्फ HR टीम से मिलने आए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़ा ओवरड्रेस हो गए हैं। जे जूंग भी कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से कहा था कि नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। इस पर मी क्यूग कहती है कि तुम लोग इतने भोले भी मत बनो, इस मॉडर्न जमाने में एक्सप्रेस मेल 2 दिनों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। पर इन्होंने हमें गैंगवोंग डू सीधा वनहम के हेडक्वार्टर में बुलाया है जो कि सोल में है, ताकि हम हमारा HR फॉर्म फिल कर पाए। पता है कि ऐसा क्यों है? तो इस पर ही दूंग कहता है कि वो हमको नीचे दिखा रहे हैं। इसे सुन मी क्यूग कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यह कोई सिंपल मीटिंग नहीं है, ये जंग का ऐलान है और हमें इस जंग को किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा ताकि यह लोग हमें नीचे ना दिखा सके। ये सब सुनकर जे जूंग कहता है कि ठीक है, अब शांत भी हो जाओ, सारे रास्ते तुम ऐसे ही बड़बड़ करती आ रही हो। तभी चुंग ह्यून भी उन्हें बताता है कि मी क्यूग बिल्कुल सच बोल रही है। मैंने अपने फॉर्मर कलीग से सुना था कि सुनिया फूड से होने के कारण ये लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। सियुगी भी फिर कहती है कि हम सभी को यहाँ पर बुलाकर इन्होंने अपनी पावर शो की है।
मी क्यूक फिर कहती है कि चलो जल्दी से ये सब खत्म करते हैं और सभी फिर पोटैटोज के लिए चीयर भी करते हैं। इसके बाद सभी एक एक करके गाड़ी से उतरते हैं और हमें उनके नाम और उनकी क्वालिटीज बताई जाती हैं। सबसे पहले सीयू ही उतरती है। वो बोलती बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चर कॉलेज एलीट है। फिर जून ही उतरता है, उसमें शेम 19% है और 97% श्योर है। इसके बाद सीयू ही का बताते हैं जो 89% लेजी है और उसमें कंपनी के लिए लॉयल्टी 0% है। और फिर चुंग ह्यून आता है, उसमें पेशेंस 89% है और शाइनेस 90% है। आर्मी ट्रेनिंग में ये बेस्ट शूटर भी रह चुका है। इसके बाद जे जूंग आता है जिसमें एनर्जी 35% है और क्लास 19% और इसे इस फील्ड में 30 इयर्स हो चुके हैं। और फिर ही दूंग आता है जिसमें ब्राइटनेस 95% है और वर्ल्डली 18%। यहाँ काम करते हुए इसे अभी 40 दिन हुए हैं। और इसके बाद आती है हमारी फीमेल लीड मी क्यूग। इसकी लिवर हील्टी 40% है और गुस्सा इसमें 70% है। बायोलॉजिकल एज इसकी 45 इयर्स की है और अभी 38 डेज पहले ही इसने स्मोकिंग छोड़ी है। वो सभी बहुत ही स्टाइल से कंपनी में जाने ही लगते हैं कि तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पीछे से आवाज लगता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पार्क नहीं कर सकते, जल्दी से अपनी कार को साइड करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पार्किंग लॉट से अपनी एंट्री लेते हैं। वो जब कंपनी के अंदर पहुंचते हैं तो उसे देखकर जे जूंग कहता है कि यह कंपनी है जा कोई 5 स्टार होटल, इन्होंने इस जगह पर कितना पैसा लगाया है। सीयू ही भी उनसे पूछती है कि वनहम की नेटवर्थ कितनी है, तो चुंग ह्यून उन्हें बताता है कि 8.5 ट्रिलियन वॉन। ये सुनकर वो सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उनसे पूछती है कि क्या आप लोग पोटैटो लैब से हो, जिस पर वो सभी हाँ में जवाब देते हैं। वो लड़की फिर उनके कपड़े देखकर कहती है कि लगता है कि आप लोग काफी टाइम के बाद सोल आए हो। और फिर उन्हें बताती है कि मेरा नाम जी ह्यून है और मैं HR असिस्टेंट मैनेजर हूँ। वो लोग अभी उसे ग्रीट करने ही लगते हैं कि तभी वो लड़की मुड़कर उनसे कहती है कि मुझे फॉलो करो। मी क्यूब तो उसकी इस हरकत से काफी चीड़ गई थी। वो सभी फिर जी ह्यून के पीछे पीछे एक हॉल में आते हैं। यहाँ पर एक और आदमी उनका वेट कर रहा था। वो जे जूंग से हाथ मिलाकर कहता है कि आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वनहम बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए HR हमेशा काम में बिजी रहता है। वो सभी फिर वहाँ बैठ जाते हैं। वो आदमी फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक पोटैटो लैब भी है। आप सभी वहाँ करते क्या हो? क्या आप पोटैटोज को बॉईल करने के बेस्ट तरीके पर रिसर्च करते हो? इस पर मी क्यूब कहती है कि क्या ये कोई जोक था? ये सब कुछ रेस्टोरेंट के किचन में किया जाता है, लैबोरेटरी में नहीं। और फिर उन्हें बताने लग जाती है कि हम पोटैटोज की लाइफ पर स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है। हम उनकी नई नई वैरायटीज डेवलप करते हैं। उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम बार बार फार्मर्स से बात करते हैं। वो आगे भी बोलने ही लगती है कि तभी सीयू ही उसे टोकते हुए कहती है कि अपने नाखून देखो। वो जब अपने नाखून देखती है तो उनमें मिट्टी फंसी हुई थी। ये देखकर जूंग ही उसे पूछता है कि क्या तुमने अपने हाथ नहीं धोए थे? ये सब सुनकर मी क्यूब बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है, पर फिर उनसे कहती है कि हम लोग साइंटिस्ट हैं जो स्ट्रिक्टली पोटैटोज की लाइफ को स्टडी करते हैं। ये सब सुनकर वो आदमी भी सर हिला देता है कि ठीक है। फिर जी ह्यून उन सभी को फॉर्म्स देती है और कहती है कि लिखाई ऐसी करना जिसकी समझ आ जाए और कोई गलती मत करना। अपनी फोटोज भी मुझे दे दो ताकि मैं तुम लोगों को तुम्हारी IDs बना कर दे दूं। तो इस पर ही दूंग कहता है कि हमें तो फोटोज के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। तो जी ह्यून कहती है कि मैंने तो बताया था, शायद तुम लोग ही भूल गए हो। ही दूंग उसे कुछ कहने ही लगता है कि तभी चुंग ह्यून उसे रोक लेता है। वो आदमी फिर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम मोबाइल में पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। इस पर जे जूंग कहता है कि ठीक है और उन सभी को उठने के लिए कहता है। वो सभी फिर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और जी ह्यून उनकी एक एक करके पिक्चर्स क्लिक करने लगती है, पर वो सभी बहुत वियर्ड से फेसेस बनाते हैं। तभी वो आदमी मी क्यूब का फॉर्म देखकर उसे कहता है कि तुमने पहले भी 6 साल तक वनहम में काम किया है। मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। इस पर मी क्यूब कहती है कि मैं तब बहुत इन्फेमस थी, मुझे प्लानिंग की स्कारलेट जोहानसन कहते थे। उधर हम देखते हैं कि बेकहो सनी ईओ फूड कंपनी में आया था। तभी एक आदमी जिसका नाम मिस्टर पार्क है वो कॉल पर बात करता हुआ बाहर आता है और बेकहो को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। उधर उन सभी को अपने अपने बैजेस मिल गए थे। जे जूंग फिर उस आदमी से पूछता है कि अब हमें हमारे एम्प्लॉय IDs भी मिल गई हैं, तो हमारी लैब को अब बंद नहीं किया जाएगा ना? इस पर वो आदमी कहता है कि यह हमारे हाथ में नहीं है, इसका डिसीजन कंपनी लेगी और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी जूंग ही कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि यह हमारी लैब को बंद कर देंगे? तो जे जूंग उसे गुस्से में कहता है कि कुछ भी बकवास मत करो, अगर पोटैटो चिप्स कंपनी में पोटैटो लैब ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा?
तभी उसे पार्क की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वनहम कंपनी से कोई यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आया है। ये सुनकर जे जूंग बहुत शॉक हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि वो सभी जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आते हैं, पर वहाँ उनसे सिक्योरिटी गेट नहीं खुलता। उनमें से कुछ ऊपर से जंप करके चले जाते हैं, पर मी क्यूब नीचे से क्रॉल करके उसे पास करने ही लगती है कि तभी वो सामने गीसी को आते हुए देखती है। शायद से यह मी क्यूब का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसे देखते ही मी क्यूब के दिमाग में पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लग जाती हैं। यहाँ वो दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। मी क्यूब फिर उसे पास आते देखकर तुरंत अपना मुंह नीचे कर लेती है। उनमें से एक आदमी मी क्यूब से पूछता है कि क्या आप ठीक हो, जिस पर मी क्यूब इशारे में उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। गीसी फिर गार्ड से कहता है कि उनकी मदद कर दो और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ही दूंग मी क्यूब को बुलाने के लिए आता है और जोर से मी क्यूब का पूरा नाम लेता है। ये सुनकर मी क्यूब कहती है कि इसे मेरा पूरा नाम लेने की क्या जरूरत थी, और फिर जैसे ही उठकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी गीसी वहाँ आकर मी क्यूब को आवाज लगाता है। मी क्यूब उसे देखकर पहले तो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, पर फिर अपने आप को संभाल लेती है और चश्मा लगाकर गीसी को मिडिल फिंगर दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक आदमी गीसी को कहने लग जाता है कि वो लेडी कितनी स्ट्रेंज थी, क्या आप उसे जानते हो? तो गीसी उसे बताता है कि हम दोनों सेम ही स्कूल में थे। वो लड़की हमेशा से ही एक ट्रबल थी। इसे सुन वो दूसरा आदमी कहता है कि अच्छा, तो वो आपकी फ्रेंड थी। ये सुनकर गीसी कुछ सोचता है और फिर वहाँ से भागता हुआ वापस उसी जगह पर आता है और गार्ड से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई जो अभी वहाँ लेटी हुई थी। उसका नाम मी क्यूब है और देखो कि वो किस डिपार्टमेंट से है। वो गार्ड अभी कंप्यूटर पर देख ही रहा था कि गीसी उसे कहता है कि रहने दो और फिर मी क्यूब को ढूंढता हुआ नीचे आ जाता है, पर मी क्यूब उसे कहीं नहीं मिलती। आगे हम देखते हैं कि वो सब भी जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और अगले सीन में वो अपनी पोटैटो लैब में पहुंच गए थे। वो जल्दी से अंदर जाते हैं और जे जूंग कॉल पर किसी से कह रहा था कि तुम ऐसे कैसे किसी के लिए भी लैबोरेटरी का दरवाजा खोल सकते हो। तभी वो सभी वहाँ बेखो को खड़े हुए देखते हैं। वो जैसे ही अपना फेस टर्न करता है तो उसकी हैंडसमनेस को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। जूंग ये कहता है कि क्या ये कोई एक्टर है? बेखो फिर उनसे सीधा सीधा पूछता है, क्या यहाँ किसी को कैमोमाइल टी पसंद है? इस पर वो सभी ना में जवाब देते हैं। तो इस पर बेखो कहता है कि अगर किसी को भी कैमोमाइल टी पसंद नहीं है तो यहाँ इसके 12 बॉक्सेस क्यों हैं, और वो भी एक्सपायर्ड? ये एम्प्लॉय बेनिफिट बजट की वेस्टेज है। और फिर पूछता है कि क्या तुम लोग कॉपियों को ज्यादा इस्तेमाल करते हो? तो जूंग ही जवाब देता है कि हम लैबोरेटरी हैं, इसलिए रिसर्च के पेपर्स बहुत पढ़ते हैं। तो बेखो कहता है कि क्या तुम लोगों को इसके लिए 90 ग्राम पेपर चाहिए? मेरे हिसाब से 75 ग्राम भी इनफ है। तभी मी क्यूब कहती है कि माना कि तुम कॉर्पोरेट से हो, पर तुम ऐसे ही हमारे स्टफ को नहीं देख सकते। तो इस पर बेखो जवाब देता है कि मैंने सिर्फ सप्लाईज चेक की है, और वैसे भी अब यह ऑफिस वनहम रिटेल की प्रॉपर्टी है और उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है? तो मी क्यूब कहती है कि आप बिना बताए इंस्पेक्शन कैसे करने आ सकते हो? तो बेखो कहता है कि क्या मुझे तुम लोगों को टाइम देना चाहिए था ताकि तुम अपनी गलतियों को छुपा सको। फिर यह इंस्पेक्शन नहीं बल्कि केयरफुली प्लान मीटिंग होती, और फिर पास आकर उसके बैग से उसका नाम पड़ता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है। वो फिर उन सभी को बताता है कि मेरा नाम बेखो है और मैं वनहम रिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। और यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।